नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल देर रात एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि योगी सरकार तक को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने गोलियां बरसा दी और इसमें एक क्षेत्र अधिकारी यानी कि डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और हमले में बताया जा रहा है कि 7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके में पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी थी। पुलिस यहां हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। विकास दुबे वही अपराधी है जिसने राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या की थी। विकास के खिलाफ करीब 60 केस दर्ज है। वारदात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात भी कर ली है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी ने कहा, विकास दुबे के खिलाफ कुछ दिन पहले हत्या के प्रयास का भी केस दर्ज किया गया था और घटना के बाद जांच टीमों ने सघन जांच अब शुरू कर दी है। घटनास्थल से AK-47 के खोखे मिले हैं। करीब 2 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया और इसके साथ ही शहर से बाहर जाने वाले सभी टोल नाकों की CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। आपको बता दें, पूरे इलाके के लोगों के कॉल डिटेल भी खंगाले जा रहे हैं। आसपास के जिलों की पुलिस को अलर्ट किया गया है। बदमाशों की तलाश शुरू हो चुकी है। जिलों के STF यूनिट को भी बदमाशों की तलाश में लगाया गया है। का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है हिस्ट्री शीटर है। इसी सूचना पर CO बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और SO चौबेपुर और SO शिवराजपुर और SO बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हेतु थाना चौबेपुर के जो बिकरी गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे, जिसपे CO साहब जो बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा SO शिवराजपुर महेश यादव। दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थानाध्यक्ष और COs को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी सूचना है जो जाते हैं उसमें जो जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही हैं, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहाँ से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हमसे जो है कार्रवाई करके आपको अवगत। ये हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीट नंबर 152A तथा इस पर 60 जघन्य अपराध पंजीकृत हैं। उनके और उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे CO साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। 7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, एक होमगार्ड है और एक सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा और वो जहां कहीं भी होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी। गंभीर घटना ये हुई है जितने जो हमारे साहसी बहादुर पुलिस जवान हैं फ्रंट लाइन में बदमाशों के साथ लड़ते हुए उनको इंजरी हुई, घायल हुई है। 8 मृत्यु भी हुए हैं हमारे जवान और उसमें हमारे राजपत्रित अधिकारी भी हैं। बड़ा दुखद हमारे लिए घटना है
यहाँ पर रेजेंसी टावर 1 में 5 हमारे जवान और अफसर पुलिस अफसर भर्ती है। टावर 2 में 2 है। 5 में से यहाँ पर टावर 1 में भर्ती है, उसमें से 1 की सर्जरी अभी हो चुकी है और वो बहुत क्रिटिकल है। 4 हमारे अधिकारी और जो घायल जवान है वो यहाँ पर भर्ती है, इमरजेंसी में स्टेबल है, लेकिन उनको भी चोटें आई हुई है। आपात स्थिति में वो भर्ती तो है, लेकिन उनको भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी सर्जरियाँ करनी पड़ेगी। 2 टावर 2 में जो हमारे पेशेंट्स हैं 7 में से, उनकी भी सर्जरी होगी। 1 की सर्जरी हो गई, वो भी स्टेबल है, लेकिन जो क्रिटिकल 7 में से 1 है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और अब हम सभी इन घायल और मृतक जवान और पुलिस अधिकारियों के परिजनों के संपर्क में हैं। योगी राज में उत्तर प्रदेश के अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कानपुर में जब पुलिस सत्ता संरक्षित अपराधियों के यहां दबिश देने जाती है तो अपराधी पुलिस को घेरकर हमला कर देते हैं। सीओ इंस्पेक्टर समेत 8 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, बड़ी संख्या में घायल हैं और सरकार अभी भी जुमले मार रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराधी खत्म हो गए हैं। योगी जी आंखें खोलिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, उनको सजा दीजिए और जो बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद सरकार करे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और इन शहीद पुलिसकर्मियों का बदला 24 घंटे में सरकार ले। तो ये आपको बता दें कि देर रात की ये घटना है और काफ़ी दुखद ये घटना है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, साथ ही साथ पुलिस की जो इंटेलिजेंस जो विंग होती है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि किसी की भी सूचना पर सिर्फ 8 पुलिसकर्मी इतने बड़े अपराधी को पकड़ने उसके घर पे दबिश देती हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की जो इंटेलिजेंस विंग है उससे भी चूक जरूर हुई है। तो वही आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा फोन लाइन पे जुड़े हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से ये गुरुवार रात की ये घटना बताई जा रही है और सबसे आश्चर्य इस बात का है मनीष जी कि सिर्फ एक किसी भी इन्फॉर्मर के कहने पर या गांव के किसी लोकल व्यक्ति के कहने पे कि मुझे जान से मारने की धमकी है या मुझे इससे खतरा है, या एक ऐसा कुख्यात अपराधी जिसे पुलिस कई महीनों से कई सालों से तलाश रही है वो इस घर में छुपा हुआ है, तो सिर्फ उसके इतने कहने मात्र से 8 पुलिसकर्मी अपने मामूली हथियारों के साथ, मामूली भी नहीं कह सकते लेकिन जो भी उस समय उनके पास मौजूद हथियार होंगे उनके साथ वो उस कुख्यात अपराधी के घर में जाके दबिश देते हैं जहां पर वो पूरी तैयारी करके बैठा है। तो कहीं ना कहीं मनीष जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी चूक हुई है पुलिस व्यवस्था की इंटेलिजेंस विंग की? क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए, मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों ने इस हृदय विदारक और काफी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ये लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही अपराधियों की शिकार हो गई। सबसे बड़ी बात, शांत कुमार वो मौके पे सुबह ही पहुंच गए थे, क्योंकि ये देर रात मध्य रात्रि में ये घटना घटी और ये बताया जा रहा है कि जेसीबी को, आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में कि जेसीबी मशीन लगा के उसने पूरी तरह से बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल ही यही है, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है वहां पर जेसीबी लगाई गई है ताकि आप गाड़ियों से वहां जा ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है, जहां से उन बदमाशों को, इन पुलिस वालों को बुलाना था उसी रास्ते से पुलिस वाले गए हैं और 50 से भी ज्यादा बदमाश वहां पर इकट्ठा थे। तो सोची समझी प्लानिंग के तहत इन्हें बुलाया गया था। क्या आपको नहीं लगता कि, मैं बार बार वही सवाल दोहरा रहा हूं मनीष जी, क्या आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी ये विफलता है पुलिस प्रशासन की? हालांकि पुलिस प्रशासन से, कानपुर के पुलिस प्रशासन से हमें गहरी संवेदना भी है। 8 हमारे पुलिसकर्मी वहां पर दम तोड़ चुके हैं और जिनमें से कई अभी घायल हैं, कई की हालत क्रिटिकल है, लेकिन चूक तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से हुई है। बिना
अच्छी तरह जांच पड़ताल के आप सिर्फ 8 जने आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे आपको घेरने के लिए, आपको मारने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है। क्या कहेंगे मनीष जी? बिल्कुल, मैं तो सुबह भी जैसे ही घटना हुई है तो ये प्रथम जो दृश्य है वो साफ नजर आ रहा है कि ये बड़ी चूक हुई है। मैंने जैसे कहा कि एडीजी एलओ प्रशांत कुमार सुबह तड़के पहुंचे, पूरे कैंप कर रहे हैं और कुछ देर पहले उनका बयान है, उसमें साफ उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है। जब मीडिया ने उनसे पूछा, सवाल किया कि आखिर जब इतने बड़े अपराधी थे, अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, जैसे भी मशीन लगा के उन्होंने रास्ता रोका था, तो आखिर इस तरह के सुनसान इलाके में जहाँ की पुलिस को पहले संदेशा नहीं था, क्यों पुलिस गई? तो उनका जो सीओ साहब की डेथ हुई है, उनके नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस मौके पर गई थी, कार्रवाई हुई थी, उनको अंदेशा नहीं था या अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की गोलीबारी हुई। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर जो पुलिस की जो स्थानीय खुफिया एजेंसी है या उस थाने की पुलिस है, क्या उसको नहीं पता था कि इस तरह के अपराधी जो है वो छिपा हुआ है, उसकी गतिविधियां चल रही? और कहीं न कहीं जो राहुल तिवारी जिनका नाम आ रहा है, जिनके कहने पे पुलिस गई कि जिनको जान से मारने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, विकास दुबे और उसकी पूरी जो अपराधियों की टीम थी, तो ये तो सोचना होगा सरकार को के लिए बड़ी गंभीर चुनौती है। गंभीर एक तरह से कहें कि ये बहुत बड़ी चुनौती अपराधियों ने दी है। एक तरफ कोरोना महामारी है, इस तरह की तमाम आपराधिक घटनाएं कम थी और कहा भी जाता है कि जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार यूपी में आई, कानून व्यवस्था काफी मजबूत हुआ, अपराधियों ने जेल में ही रहना उचित समझा, जमानत लेने से इनकार कर दिया, तमाम अपराधी थानों में पहुंच के बिल्कुल। मनीष जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ डॉक्टर राजपाल कश्यप जुड़ चुके हैं, एमएलसी हैं, सपा से आते हैं। राजपाल जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी 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 राजपाल जी, इतनी दुखद घटना हो जाती है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठते ही हैं, इंटेलिजेंस विंग पर सवाल उठते हैं, साथ ही साथ एक ये बहुत बड़ी विफलता है योगी सरकार की। देखिए, ये योगी सरकार जब खुद आशीर्वाद दे रही है, कई चित्र सोशल मीडिया पे आए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद उस अपराधी को आशीर्वाद दे रहे हैं जी। हाँ, तो अब कहीं न कहीं आप जब सरकार से संरक्षित अपराध होगा, हाँ, तो कौन रोक लेगा बताइए? लेकिन राजपाल जी माफ कीजिएगा, लेकिन जब अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017, तब भी तो इस अपराधी के अपराध कुछ कम नहीं थे, जघन्य नहीं थे, तब क्यों नहीं इसे पकड़ा गया? तो कोई घटना इस तरीके की हुई हो तो बताओ, पहली बात तो ये। दूसरी मतलब बात, क्यों नहीं हम घटना का इंतजार करेंगे, जब कोई घटना होगी तब हम उसे पकड़ेंगे, लेकिन जो आदतन जो अपराधी है नहीं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे कि जंगल राज खत्म हो गया, अपराधी छोड़ के भाग गए, तो ये अपराधी तो सत्ता में पल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा के टीवी पे क्यों नहीं चल रहा है? किसकी हैसियत नहीं हो रही टीवी चैनल वालों की? हाँ, आज मुख्यमंत्री की फोटो लगाए बाबा जी की। अखिलेश यादव जो अपराध जाति और धर्म देख के होगा, अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराध जाति और धर्म देख के करेंगे तो क्या होगा उत्तर प्रदेश में? जंगल राज कायम है उत्तर प्रदेश में? तो क्यों नहीं योगी जी के राज में जो कोई दिखाता फोटो लगा के? और ये टीवी चैनल पे व्यवस्थित भ्रष्टाचार जिस तरीके से हो रहा है, टीवी चैनल से कहलवाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राम राज है, तो ये नहीं दिखाई पड़ रहा क्या? ये किस तरीके से सुनिए राजपाल जी, सुनिए राजपाल जी, पहले बात सुनिए। आप किसी भी टीवी चैनल पे, किसी भी मीडिया पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं। गलतियां हर सरकार में हुई है, जैसा कि आपने भी कहा। अखिलेश यादव का जब कार्यकाल था, आपके खुद के शब्द हैं, हमने आपसे नहीं बुलवाया है, आपने कहा है कि अगर उस कार्यकाल में ऐसी घटना होती तब हम। सुनिए राजपाल जी, आरोप लगाना बहुत आसान है, सुनना भी पसंद कीजिए थोड़ा। आपने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना होती तो क्या आपके कार्यकाल में, अखिलेश यादव के कार्यकाल में, आप इंतजार कर रहे थे किसी ऐसी घटना का? 60 से भी ज्यादा गंभीर अपराध इस अपराधी के नाम दर्ज है, क्यों नहीं आपने पकड़ा? पूछ नहीं पा रहे, आपकी हिम्मत नहीं हो। राजपाल जी, हमने सबसे पहले राजपाल जी सुनिए, आप सुनना नहीं चाहते। राजपाल जी सुनिए, सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा है। राजपाल जी सुनना भी पड़ेगा। राजपाल जी, आरोप लगाना आसान है, सुनना कठिन है। सुनिए, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो, राजपाल जी सुनिए पहले, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो, मैं आपको फिर ध्यान दिलाता हूं। मेरा आपसे पहला सवाल ही यही था कि योगी सरकार की विफलता है। आपने शायद सुना नहीं ध्यान से। राजपाल जी, क्या योगी जी से वो आशीर्वाद ले रहा है कि नहीं ले रहा?
राजपाल जी, आप सुनना पसंद कीजिए थोड़ा, बोलना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। प्रवक्ता है, अगर बीजेपी के प्रवक्ता है तो आप बताइए योगी जी से आशीर्वाद ले रहा कि नहीं ले रहा? हम देखिए, फोटो देखिए। राजपाल जी, बिना रुके आप बोलते जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप बिना रुके आप बोलते जाएंगे, इस चर्चा का कोई फायदा नहीं होगा। हम सरकार से भी सवाल कर रहे हैं, आप बिना रुके अगर बोलते जाएंगे मेरे को आपकी आवाज काटनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा राजपाल जी, माफ कीजिएगा, मेरे को आपकी आवाज मेरे को बंद करनी पड़ेगी। या तो आप सुनिए, बिना रुके आप बोलते जाएंगे, उस चर्चा का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो, मैं फिर दोहराता हूं, मैंने आपसे सवाल पूछा था और सबसे पहले मैंने ही आपसे कहा था कि योगी सरकार की विफलता है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम सरकार से सवाल नहीं कर रहे? हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये चर्चा रखी है, इसीलिए आपको जोड़ा है। अगर हमको सवाल नहीं करना होता, हम ये चर्चा ही नहीं रखते। आप सुनना भी तो पसंद कीजिए। यहां पर सुनिए राजपाल जी, राजनीति छोड़ दीजिए, अभी इस समय इस मामले में राजनीति मत कीजिए। 8 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, हम सरकार से भी सवाल कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्ते। विनीत जी, जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं योगी सरकार पे, कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा झंडा बुलंद किया गया था कि योगी सरकार में अपराधी डर गए हैं, वो जेल में रहना पसंद करते हैं, जमानत नहीं करवा रहे, इतना सब कुछ था, तो आज इतनी बड़ी विफलता कैसे हो गई? विनीत जी। देखिए उमंग जी, सबसे पहले तो जो कानपुर में जो कर्तव्य के पथ पे अपना जीवन न्यौछावर करने वाले हमारे जो 8 जाबाज पुलिसकर्मी हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि है और उन शहीद परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ये हम लोग कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आरोप लगाना देखिए आसान है। आज उत्तर प्रदेश में तमाम अपराधियों को के इनकाउंटर हुए। इस माननीय मुख्यमंत्री जब से योगी जी बने हैं, उसके बाद आपने देखा होगा ताबड़तोड़ हजारों अपराधी जो गुंडे माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार में फल फूल रहे थे, उनके इनकाउंटर हुए। और बीजेपी वालों को नहीं मारा, बीजेपी में जो फल फूल रहे थे उनको भी तो मारा होता। ये बीजेपी का ही फला फूला गुंडा है। राजपाल जी, आपको पूरा हम समय दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको बोलना पसंद है तो दूसरे व्यक्ति को भी बोलना पसंद है। आपकी हमने पूरी बात सुनी है, विनीत जी की भी बात सुनने दीजिए। विनीत जी एक सेकंड, राजपाल जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, विकास दुबे ने सबसे पहला जो हत्याकांड अंजाम दिया था वो बीजेपी के ही नेता को दिया था। अगर आपको पता नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं। आरोप लगाना बहुत आसान है राजपाल जी। ये क्यों दे रहे हैं? समाजवादियों का यही चरित्र है। विनीत जी और राजपाल जी, मैं आप दोनों को ही बता देता हूं, यहाँ पर हमने किसी भी पार्टी की तरफदारी के लिए या राजनीति के लिए ये चर्चा नहीं रखी है। आप लोगों को सोचना चाहिए। 8 पुलिस के जवान शहीद हुए और आप एक दूसरे की पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। क्या सपा का शासन नहीं था 2012 से 2017 में? अभी भाजपा का शासन नहीं है। आप पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला लीजिए, उस अपराधी को पकड़िए, बिना बात में राजनीति मत कीजिए। यहाँ पर राजपाल जी और विनीत जी, आप दोनों से निवेदन है, आप एक दूसरे की पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कीजिए। अपराधी को पकड़ना इस समय जरूरी है। उसमें अभी तक क्या कुछ किया है योगी सरकार ने, वो आपसे जानना चाहेंगे विनीत जी। उमंग जी, देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल वहां की रिपोर्ट जो है तलब की है और डीजीपी के साथ अभी बैठक संपन्न हुई है और डीजीपी को तुरंत रवाना किया गया है कानपुर के लिए। और वहां पे मौके पे हमारे एडीजी वहां पे प्रशांत कुमार जी भी पहुंचे और तमाम, क्योंकि ये घटना सीओ के लेवल पे 3 थानों की पुलिस वहां पे गई थी। एक राहुल तिवारी हैं जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, राहुल तिवारी ने, उनको किडनैपिंग का जो मामला था उसको लेकर के पुलिस ने वहां पे छापा डाला था। तो पुलिस को ये शायद अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पर इन लोगों ने तैयारी करके और इस तरीके से वेपन से हमला कर देंगे। तो उसमें हमारे जो जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने तत्काल निर्देश दिए हैं, पूरे बॉर्डर उत्तर प्रदेश के सील किए गए हैं, अपराधी बच के भाग नहीं पाएंगे। बिल्कुल विनीत जी, आशा है कि अपराधी जल्द पकड़ा जाए। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। प्रदीप माथुर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। प्रदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
जी प्रदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी घटनाक्रम के बारे में? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से प्रदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं मेरे संवाददाता मनीष के पास वापस जाना चाहूंगा। मनीष जी, इस प्रकार से आपने सुना, जब भी हम इस प्रकार की कोई चर्चा रखते हैं, कोई अपराध उत्तर प्रदेश में घटित होता है या देश के किसी भी कोने में घटित होता है, इस प्रकार की चर्चा रखते हैं, हमेशा पक्ष और विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती है। उस घटना की जो संजीदगी है उस पर कोई बात नहीं करता, क्या कुछ किया गया है क्या नहीं किया गया उस पर कोई बात नहीं करता। बस उनके शासनकाल में ये हुआ, उनके शासनकाल में वो हुआ, इन्होंने इतने दावे करे, उन्होंने उतने दावे करे, इसी पर बस पूरी चर्चा को खराब करना लगता है आजकल की पॉलिटिकल पार्टियों का एक शौक हो गया है। क्या कहेंगे मनीष जी? लगता है मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विनीत जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा। जिस प्रकार से पूरी जो घटना घटित हुई है गुरुवार देर रात को, एक राहुल नाम के व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी और उस सूचना पर पुलिस के 8 जवान वहां पर जाते हैं या पुलिस की एक टीम वहां पर जाती है, जिनमें से 8 जवान मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं फिर से अपना वही प्रश्न दोहराता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, कहीं ना कहीं पुलिस की इंटेलिजेंट व्यवस्था में भी तो चूक हुई है। क्या कहेंगे विनीत जी? देखिए उमंग जी, इन सब पहलुओं पे जांच हो रही है। वहां पे अभी डीजीपी भी मौके पे यहाँ से लखनऊ से मुख्यमंत्री जी की बैठक से तुरंत निकल करके कानपुर के लिए रवाना हुए हैं और वहां पे इन सब तथ्यों पे सारी चीजें हो रही हैं। इसके साथ साथ वहां पे उत्तर प्रदेश के सारे बॉर्डर सील किए गए हैं जी, और 2 अपराधी जो है उनके इनकाउंटर भी हुए हैं। और साथ साथ ये क्योंकि सीओ साहब के साथ एक टीम गई थी, 3 थानों की पुलिस, राहुल तिवारी के जो सूचना थी जो उनको मारने के लिए ये लोग शायद वहां पे आए हुए थे, ठहरे हुए थे, तो उसकी जानकारी पा करके सीओ साहब ने एक टीम गठित करके वहां पे छापा डाला था जी। लेकिन ये अंदाजा नहीं था इतने बड़ी संख्या में उन लोगों के पास असलहे हैं या ऊपर से, अब चूंकि ऊपर की छत से वो लोग फायरिंग कर रहे थे और पुलिस बिल्कुल विनीत जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ी दिक्कत ही यहाँ पर हो गई जो मैं बार बार जो मैं इंटेलिजेंस विंग की मैं बात कर रहा हूँ। हर पुलिस की जो टीम होती है वहां पर एक इंटेलिजेंस विभाग होता है जो इस तरह की घटनाओं पर नजर रखता है, इस तरह के अपराधियों पर बार बार नजर रखता है, पुलिस विभाग को सूचित करता है। और सबसे बड़ी बात विनीत जी यहाँ पर यही है कि 50 से भी ज्यादा अपराधी वहां पर इसी फिराक में बैठे थे, अलग अलग जगह अपना मोर्चा संभाले हुए बैठे थे। जेसीबी वहां रास्ते में लगाई गई ताकि पुलिस की जीप वहां पर ना आ पाए और पुलिस वाले पैदल ही चलकर वहां पर आए। इतनी प्लानिंग वहां पर की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि ये पहले से सोची समझी साजिश थी और इस साजिश को पता करने में पुलिस प्रशासन से कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन 8 पुलिस के जवान यहां पर शहीद हुए हैं, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उनके परिवारजनों पर अभी क्या बीतरी होगी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। न्यूज इंडिया की पूरी टीम की तरफ से उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति मिले, ऐसे ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। मनीष, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा। सबसे जो पूरा इस मामले को आप बारीकी से आप देख रहे हैं, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई अब सरकार कर रही है? मनीष देखिए, जैसे मध्यरात की घटना है, मैं एक बात कहना चाहूंगा मंदिर की, ये जो आजकल जो नया फैशन, नया ट्रेंड चला है आरोप लगाना कि एंकर और चैनल जो है वो प्रवक्ता हो गए हैं, भाजपा के हो गए, ये बहुत गलत है। पहली बात, ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। हम हर सवाल उठाते हैं संतुलित तरीके से, हम बात बिल्कुल मनीष जी, मैंने भी यही कहा। राजपाल जी शायद सुना नहीं राजपाल जी ने, और उन्होंने बिना सोचे समझे, जैसे ही उनकी पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा, उन्होंने चैनल को घोषित कर दिया कि ये तो बीजेपी का चैनल। अरे भाई, क्या बीजेपी का, क्या कांग्रेस का, क्या सपा का? अगर हम ऐसा ही हमें करना होता हम ये चर्चा ही नहीं रखते और सुनते नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, बिना रुके बोलना चालू कर देते हैं। अरे दूसरे की बात भी तो सुनो और ध्यान से सुनो कम से कम। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न को तो ध्यान से सुनो। राजपाल जी ने सुना ही नहीं। मैंने शुरुआत ही इस बात से करी थी कि योगी सरकार की विफलता, योगी सरकार पे प्रश्न उठाया था मगर राजपाल जी ने वो नहीं सुना और बिना रुके बस बोलते गए। दूसरे प्रवक्ता भी हैं, हमारे संवाददाता भी हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारी भी हैं। बहुत कम समय इन लोगों को मिलता है, अपना समय निकालकर आते हैं, इस जानकारी देते हैं ताकि सरकार की भी कुछ मदद हो सके। और ऐसे घटनाक्रम के समय जरूरत है कि हर पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर मदद करे सरकार की।
आपके भी विधायक कहीं ना कहीं पर होंगे, कहीं ना कहीं आपका भी सूचना तंत्र होगा। आप उस सूचना तंत्र की मदद से सरकार की मदद कीजिए, बजाय आरोप प्रत्यारोप लगाने के। मनीष, बिल्कुल बात सही है। और दूसरी देखिए, जिस तरह से छवि 2017 में योगी आदित्यनाथ की बनी, उन्होंने कहा कि या तो आपको प्रदेश छोड़ना होगा या ऊपर जाना होगा, और नहीं तो अपराधी यहाँ नजर नहीं आएंगे। वो नारा था, वो एक इमेज परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई। हालांकि बहुत कई घटनाएं ऐसी घटी जो सरकार के लिए काफी सेट पे, एक तरह से कहें कि बैकफुट पे लाने का काम किया। अब इस दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री कोरोना में और प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की, तमाम प्रबंधन को लेके, तमाम शासन प्रशासन को लेके, उस तरह से फिर एक तरह से इस कोरोना महामारी में जहां की अपराध काफी कम हो गए थे, आपराधिक घटनाओं की खबर कम आ रही थी, ऐसे में इतनी बड़ी घटना कहीं ना कहीं देखिए पुलिस कर्मियों के प्रति हमारी पूरी सांत्वना है, पूरी संवेदना है, पूरा उनके परिवार के प्रति भी है, ईश्वर शक्ति दे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, खुफिया एजेंसी पूरी तरह से फेल है। और स्थानीय खुफिया एजेंसी के पास अगर रिपोर्ट, अगर पुलिस को ये कंप्लेन थी कि राहुल पे हमला हो रहा है, राहुल का अपहरण हो रहा है, तो पुलिस ने क्यों नहीं पूरी तत्परता दिखाई छानबीन की? और 3 थानों की पुलिस गई थी, ये बात प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं, डीजीएलओ है, कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि 8 पुलिसकर्मी गए थे। तो ऐसे में तो यही विरोधाभास हो रहा है कि क्या 3 थानों की पुलिस साथ में थी या नहीं थी, या 8 पुलिस ही गए थे और 8 पे उन लोगों ने काफी 50 की जो संख्या बताई जा रही है उनके पास में, कहा जाता है कि AK-47 AK-56 जैसे अत्याधुनिक हथियार थे। अब तो जांच में फोरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा कि जो गोलियां लगी हैं वो किस तरह के हथियार से चली थी। दूसरी चीज थी कि अगर विकास 2017 से वांछित था, उसे गिरफ्तार किया गया, तो वो जेल से छूटा कैसे, भागा कैसे? जी, सबसे बड़ी चूक वहां हुई, जो 3 साल तक वो निर्द्वंद घूमता रहा और आज उसने एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये बहुत बड़ा हमला है। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रतापगढ़ में जियाउल हक डीएसपी थे, उनकी हत्या हुई थी। इसी तरह की मारपीट और आम लोगों के बीच में झड़प हुई थी एक जमीनी विवाद को लेके, उसमें राजा भैया का भी नाम आया था। हालांकि सीबीआई जांच हुई थी, नार्को टेस्ट हुआ था, उसमें उनका नाम नहीं आया। तो कुल मिला के क्या राहुल तिवारी कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरा बनाए गए या गलत सूचना दी गई? बिल्कुल मनीष, कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम से यही लगता है कि हालांकि अब जांच के बाद ही पूरी तस्वीर यहाँ पर सामने निकल के आएगी कि क्या राहुल को मोहरा बनाया गया या जानबूझ के इस तरीके का उससे बयान या उससे फोन करवाया गया, तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अब जरूरत है योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को उस अपराधी को उसकी सजा तक पहुंचाए और गंभीर से गंभीर उसे दंड दे। जो भी उमंग एक अहम जानकारी दे दूंगा कि उसके जो विकास दुबे के मामा हैं, पुलिस का मुठभेड़ लगातार कैंपिंग करके पुलिस जारी है, पूरा सील करके उस इलाके को रखा गया है और उसके मामा, खबर आई है कि उसके मामा को मार दिया है पुलिस ने। जी, मुठभेड़ में जी विकास दुबे को मामा को मारा है। जी बिल्कुल मनीष, और जाहिर सी बात है कि अब कानून व्यवस्था के ऊपर तो सवाल है ही, साथ ही साथ योगी सरकार पर भी सबसे बड़ा सवाल है, इतनी बड़ी चूक होना। जी राजपाल जी, इलाहाबाद में भी 4 हत्याएं हो गई। जी, इलाहाबाद में भी अपराध रुक नहीं रहा है। बिल्कुल राजपाल जी, हम लगातार हम सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप इतनी देर से आप सुन रहे थे तो आपने भी सुना होगा, हमने सरकार पर भी सवाल उठाया, ऐसा नहीं हमने सरकार से सवाल नहीं करे। और अपराधियों को संरक्षण किया जा रहा है। जब अरे विनीत जी, अगर समाजवादी पार्टी दे रही है तो बीजेपी की सरकार सो क्यों रही है? विनीत जी, चलिए राजपाल जी, विनीत जी, आप हमारे साथ में इस चर्चा में आए, अपना अमूल्य समय आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात होगी कि इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है कानपुर में, और दुर्दांत अपराधी जो पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत वहां पर घेरे हुए बैठा था, दबिश देकर बैठा था। 50 से भी ज्यादा लोग उसने वहां उस मकान में जमा कर रखे थे और इतना बड़ा वहां पर घटनाक्रम घट जाता है। 8 पुलिसकर्मी, हमारे पुलिस के जवान वहां शहीद हो जाते हैं। वाकई में ये सोचने वाली बात है और अब जरूरत है उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।